अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरी उम्र उन दिनों कुछ ज़्यादा नहीं थी, अलबत्ता मैं अपनी उम्र के लड़कों में खासी अलग तबीयत का ज़रूर था। इसका एक कारण ये भी था कि मेरा ज़्यादातर वक्त ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच गुजरता था। मेरी उम्र इस वक्त 70 से ऊपर हो चुकी है और आज भी मेरे इतने कम दोस्त हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस वक्त जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ उसे 50-55 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, मगर उसने मेरे दिमाग पर ऐसा असर डाला है कि वक्त की धूल भी उसे मिटा नहीं पाई है। ये वाकई एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना या हादसा था। इस पर शायद ही किसी को यकीन आएगा, हालांकि इसमें ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है और मैं खुद इसका गवाह हूँ। कुछ गवाह और भी थे मगर वो मर चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे शेयर कर दूँ। ये घटना दरअसल मेरे चचा रॉबर्ट की मौत से जुड़ा है। उस रोज़ 1 जनवरी थी और जगह थी फेल्डी हॉल। मेरी उम्र उन दिनों 13 साल की होगी। मेरी माँ मर चुकी थीं और मेरे पापा उन दिनों हिंदुस्तान में तैनात थे। उन्होंने शुरू ही से मुझे फर्गूसन एकेडमी नाम के स्कूल में दाखिल करा दिया था। यहाँ मैं पढ़ता भी था और रहता भी था। छुट्टियों के बीच अलबत्ता मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह जा धमका करता था। मेरी एक रिश्तेदार मून स्टोन में, 2 खालाएं किंगस्टन में, 3 मामू किम्बरलैंड में रह रहे थे, लेकिन मैं इन रिश्तेदारों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। ये लोग भी बेवजह मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं आम बच्चों से ज़रा अलग था। मेरा जिस्म कमज़ोर था और मैं पीली रंगत वाला था। ऊपर से मैं काफ़ी सीरियस था। वैसे मैं अंदरूनी तौर पर एक बेचैन लड़का था। मोहब्बत की मुझे भूख थी और क्योंकि मैं खासा पढ़ाई करता था इसलिए मेरी आंखें भी काफ़ी कमज़ोर थीं। मैं अब तक सारे रिश्तेदारों के यहाँ घूम चुका था, अलबत्ता चचाओं के यहाँ नहीं गया था। मेरे 2 चचा थे, दोनों मेरे माँ बाप से बड़े थे। सबसे बड़े चचा का नाम रॉबर्ट था। वो इन दिनों 70 साल के हो रहे थे। दूसरे चचा की उम्र भी 60 साल थी। उनका नाम स्टेफान था। ये दोनों किम्बरलैंड के इलाके में बने हमारे पुश्तैनी मकान फेल्डी हॉल में रहते थे। उनकी गुजर बसर पुश्तैनी जागीर और ज़मीनों पर थी। इंग्लैंड का उत्तरी इलाका मेरे लिए अजनबी था। ट्रेन के सफ़र के दौरान मुझे यहाँ के दृश्य बड़े दिलकश लगे थे। हर तरफ हरियाली थी, मैदान थे। मेरा स्टेशन सी स्केल एक छोटा सा खूबसूरत सा स्टेशन था। ट्रेन से निकलते ही समुद्री हवा ने मेरा स्वागत किया। चचाओं ने मेरे लिए एक घोड़ा गाड़ी भेज दी थी। बड़ा मज़ेदार सफ़र था। चारों तरफ फैली खूबसूरती के कारण मैं सारे रास्ते खिड़की से सर निकाले बाहर ही झांकता रहा। यहाँ मैंने एक दोस्त भी बनाया और ये था घोड़ा गाड़ी का नौजवान कोचवान आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे बॉब कहकर पुकारा जाता था। बॉब एक सेहतमंद बदन का नौजवान था। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे नींद आ रही थी। बॉब ने मुझे जगाया और एक बड़े से हॉल की तरफ लिए चला। मैंने देखा हॉल की दीवारों पर शिकार किए हुए मुर्दा जानवरों के अनगिनत सर सजे हुए हैं। सारी फिज़ा में सिलन की बू रची बसी हुई थी। मेरी मुलाकात अपने चचाओं से एक लंबे से रूम में हुई। इस वक्त वहाँ आतिशदान में आग जल रही थी। मैं बहुत थका हुआ था। मुझे अपने दोनों चचा काफ़ी अजीब से लगे। चचा रॉबर्ट बेहद कमज़ोर और मीडियम हाइट के आदमी थे। उनके सर पर घने घने बाल बिखरे हुए थे और उनके नीचे 2 लाल अंगारा जैसी आंखें। उनके बदन पर ढीला ढाला सा सादा ड्रेस था जो हरे रंग का था। उनके बीच की उंगली में एक अंगूठी भी थी। उसके नक का रंग कबूतर के खून की तरह लाल था। जब चचा रॉबर्ट ने अपने पास बुलाकर मुझे प्यार किया तो मैंने महसूस किया
जैसे उनके जिस्म से कोई बेहद अनजानी किस्म की बू निकल रही हो। ये बू ऐसी थी जैसे जड़ी बूटियों की होती है। मैंने देखा चचा रॉबर्ट के दांत पीले पीले से थे और खासे गंदे से थे। चचा स्टेफान अलबत्ता चचा रॉबर्ट से बिल्कुल अलग थे। वो मुझे पहले ही नज़र में अच्छे लगे थे। उनके बदन पर साफ सुथरा ड्रेस था और वो बेहद मोहब्बती इंसान लगे थे, सेहतमंद और खुश मिजाज। पहले ही मुलाकात में मैं ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि चचा स्टेफान चचा रॉबर्ट से काफ़ी इम्प्रेस थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुझे पानी पिलाया था तो भी उन्होंने चचा रॉबर्ट की तरफ यूं देखा था जैसे उनसे इजाज़त मांग रहे हों। शायद आपको मेरी याददाश्त पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है कि छोटी उम्र के बावजूद मैं एक दूर अंदेश नज़र रखता था। एक रात एक अजीब खौफ के कारण मैं चीख मारकर उठ बैठा। नौकर, जिसका नाम बॉब था, दौड़ता हुआ आ गया। उसने मुझे लिपटा लिया। मेरा कमरा भी इमारत के दूसरे कमरों की तरह बड़ा और चौड़ा था। इसमें भी दूसरे कमरों जैसा आतिशदान बना हुआ था। मेरा ये कमरा इत्तेफाक से सर्वेंट क्वार्टर से जुड़ा था। सबसे पहले मिसेस जॉन का बेडरूम था, जो कुक थी। फिर उसके बाद वाला क्वार्टर बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग का था। मेरा ख्वाब बहुत डरावना था। मुझे यूँ लगा था जैसे कमरे में जलते आतिशदान की आग अचानक बुझ गई हो। फिर सारा कमरा बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। तब मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई चीज़ मौजूद है, कोई हाँफती हुई सी चीज़। मैं उठकर बैठ गया और अंधेरे में घूरने लगा। फिर मैं इस लायक हुआ कि कुछ देख सकूं, तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ गज दूर दो लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो किसी चौपाए यानी जानवर के सर में लगी हुई थीं। मैं बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। वो जानवर मुझे अब और साफ दिखाई दे रहा था। उसका रंग भूरा था। ये एक ऊंचे कद का भेड़िया था। उसका सर बेहद अजीब सा था, यानी चिपटा सा। फिर वो धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी लाल आंखें मेरे ऊपर जमी थीं। उसने एक कदम बढ़ाया। धीरे से उसका मुंह थोड़ा सा खुला। उसमें से उसके पीले गंदे दांत झांक रहे थे। और तब मेरे मुंह से एक अचानक चीख निकली और फिर मैं बार बार चीखने लगा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मैं जागा तो मैंने खुद को बॉब की गोद में पाया। वो मुझे तसल्लियां दे रहा था। यहाँ कोई भेड़िया नहीं, देखो, तुम खुद देखो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। उस रात मैं बॉब के साथ सोया। सुबह तक मेरा दिमाग ख्वाब के असर से साफ हो चुका था और बॉब के लिए मेरे दिल में कुछ और अच्छे जज्बात पैदा हो चुके थे। दूसरे दिन मैं घूमने निकला। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। हरे भरे बाग, खेत, समुंदर का किनारा, चिड़ियाँ, यहाँ हर वो चीज़ थी जिसकी मुझे तमन्ना थी। एक ही 2 दिनों में मैंने यहाँ के कई लोगों से दोस्ती भी कर ली। यहाँ हर चीज़ नेचुरल थी, सिवाय मेरे पुश्तैनी मकान के, जिनमें मेरे अजीब चचा लोग रह रहे थे। ये इमारत वाकई अजीब ही थी। इसे 18वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था। बड़ी मजबूत ईंटों की थी ये इमारत, मुरब्बा जैसी और काफ़ी भद्दी सी। इसके सारे कमरे बेहद बड़े बड़े थे। इसके अंदर अनगिनत छोटे छोटे रास्ते थे। इस तरह इमारत का फर्नीचर भी दकियानूसी किस्म का था। इस इमारत से जुड़ा हुआ एक 2 मंजिला ऊंचा सा टावर भी वहाँ बना हुआ था। चचा रॉबर्ट उसी टावर के ऊपरी मंजिल में रहते थे। यहाँ हर शख्स का जाना मना था, सिवाय उनके ज़ाती नौकर के। मैंने महसूस किया कि ये नौकर भी चचा रॉबर्ट ही की तरह बेहद रहस्यमयी और चपटा सा खब्बीस आदमी है। टावर को देखकर मेरा जी चाहा था कि वहाँ जाकर देखूं, लेकिन बॉब ने ये बताकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि चचा रॉबर्ट वहाँ किसी को भी नहीं जाने देते। वो खुद भी चचा रॉबर्ट से कुछ डरा सा लगता था।
शायद वो उन्हें दुनिया का कोई बेहद ज़हीन या अक्लमंद इंसान समझता था। मैं मायूस हुआ तो मेरा शौक मुझे उकसाने लगा। बहरहाल चचा रॉबर्ट का सलूक मेरे साथ अच्छा ही था। अलबत्ता मैं खुद ही न जाने क्यों शुरू ही में उनसे बिदक गया था। फिर बिल्कुल अचानक ही चचा रॉबर्ट ने एक दिन मुझे टावर में आने की दावत दे दी। मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ था। दबे पांव वो मेरे पास किस तरह आ गए थे मुझे पता भी नहीं चला। वो कुछ इस तरह चलते थे कि आवाज़ ही पैदा नहीं होती थी। उन्होंने मुझे टावर में चलने को कहा तो मैं खुशी से नाच उठा। फिर मैं उनके साथ हो लिया। टावर में पहुंचकर पहली बार डर का एहसास उस वक्त हुआ जब मैंने उनके ज़ाती नौकर किंग को एक खिड़की में अपनी तरफ घूरते देखा। मैंने महसूस किया जैसे उसके झुर्रियों से भरे चेहरे के पीछे बला की खब्बासत, शैतानियत छुपी हुई हो। उसके कुछ टूटे नुकीले दांत उसके होठों की गंदी हंसी के कारण साफ दिखाई दे रहे थे। टावर के कोने खुदरों में सफाई न होने की वजह से जाले लगे हुए थे। चचा का स्टडी रूम भी मिट्टी से अटा हुआ था। मेज़ों पर किताबें उल्टी पड़ी थीं। बोतलें, गिलास और बहुत सी दूसरी चीज़ें तितर बितर से फैली हुई थीं। इस स्टडी रूम में पहुंचकर चचा रॉबर्ट ने एक लंबी सी कुर्सी संभाल ली और मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हो? मेरे जवाब पर उन्होंने मुझे एक बेहद अजीब सी कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये कहानी एक सरपोश यानी टोपी से जुड़ी हुई थी। ये कहानी एक सरपोश यानी टोपी के बारे में थी जिससे किसी चीज़ को ढका जाता है। ये सरपोश या टोपी एक अजीब सी चीज़ थी। इसे सर पर रखते ही आदमी खुद को जिस जानवर के रूप में चाहे ढाल सकता था। मेज़ पर दूसरी फैली हुई चीज़ों के बीच मैंने देखा कि वहाँ एक भूरे रंग की पुरानी सी हड्डी नुमा टोपी या टोपी नुमा हड्डी भी पड़ी हुई है। ये शायद किसी के सर का ऊपरी हिस्सा थी, यानी इंसानी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा। न जाने चचा रॉबर्ट ने उसे वहाँ क्यों रख छोड़ा था। और ये है मेरा वो सरपोश यानी टोपी। हंसते हुए चचा रॉबर्ट ने कहा, कहो तो मैं इसे सर पर रखकर दिखाऊं? मैं एकदम डर गया। उस वक्त चचा रॉबर्ट का चेहरा एकदम से डरावना हो गया था। मुझे कमरा घूमता हुआ सा लगा। यहाँ बेपनाह घुटन सी थी। कम से कम मुझे यूं ही लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। उसी दिन मेरा दिल फेल्डी हॉल से उकता गया था। अगर वहाँ बॉब जैसा आदमी नहीं होता तो शायद मैं वहाँ रुकता भी नहीं। चचा रॉबर्ट का इस तरह उस टोपी नुमा खोपड़ी की तरफ हाथ बढ़ाना मेरे लिए एक परेशानी वाली बात बन गई थी। बॉब ने जब सुना कि चचा रॉबर्ट मुझे टावर में ले गए थे तो वो एकदम से परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं वहाँ अब दोबारा हरगिज़ नहीं जाऊँगा। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में मुझे मना किया था और बोलते वक्त वो यूं डर रहा था जैसे पकड़े जाने का डर हो। फिर वो अपने आप ही बड़बड़ाया था, नया साल शुरू होने वाला है। हाँ, अब मुझे चला जाना होगा। मैं भी तो दूसरों ही जैसा हूँ। उसकी ये बड़बड़ाहट मेरी समझ में नहीं आ सकी। अलबत्ता ये बात ज़रूर थी कि दिसंबर का महीना ख़त्म होने में अब सिर्फ 10 दिन रह गए थे। दूसरे दिन हाउसकीपर ने छुट्टी ले ली। बाकी 2 नौकर पहले ही जा चुके थे। उनकी जगह नए नौकर आ गए थे। ये बदलाव छोटे चचा को पसंद नहीं था, लेकिन चचा रॉबर्ट को किसी की परवाह न थी। छोटे चचा बहुत अच्छे थे। वैसे वो चचा रॉबर्ट से डरे रहते थे और मेरे साथ प्यार का बर्ताव सिर्फ उसी वक्त करते थे जब उन्हें पता होता था कि चचा रॉबर्ट कहीं आसपास मौजूद नहीं है। मेरे लिए ये मामला किसी राज से कम न था। फिर नया साल शुरू होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। उस रोज़ आसमान घिरा हुआ था और ठंडक पड़ गई थी। मुझे सोते वक्त कमरे में भी हवा का शोर सुनाई दे रहा था। बॉब दूसरे नौकरों ही की तरह एक दिन पहले मुझे प्यार करने के बाद चला गया था। मैं उसके जाने पर बेहद दुखी सा था। फिर एक डर सा भी महसूस कर रहा था
वो जाते वक्त काफ़ी उलझा हुआ सा लग रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसने ज़बान नहीं खोली थी। उस रात मुझे उसके न होने का शदीद एहसास हुआ। बड़ा सा कमरा, तूफ़ानी रात और हवा की सनसनाहटों से मेरा दिल हौल रहा था, मेरा दिल डर रहा था। अजनबी नौकर भी मुझे अच्छे नहीं लगे थे। मैं अपने बिस्तर में पूरी तरह दुबका हुआ था। सारी रात मैं उचटती नींद के साथ सोया। हर बार मुझे यूं लगता था जैसे दरवाजे पर कोई चिपका खड़ा हो, कोई कोई अनजानी सी चीज़, हाँफती हुई सी चीज़। ये रात बहरहाल गुजर ही गई। सुबह मैं अपने डर पर शर्मिंदा भी था। मैंने सोचा कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और मुझे इस तरह डरना नहीं चाहिए। दूसरी रात पहली से भी बदतर निकली। इस रात मैं देर तक लाइब्रेरी में रुका पढ़ता रहा। ये लाइब्रेरी भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी बड़ी सी थी। इसमें अनगिनत किताबें थीं। मैं एक बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठा किताब पढ़ता रहा था। मेरे दाएं हाथ पर एक ऊंचा सा बड़ा चिमनी वाला लैंप जल रहा था। दूसरा लैंप छत के फानूस में जल रहा था। तभी मैंने नज़र उठाकर इधर उधर देखा और डर से मेरा खून रगों में जमने लगा। इतना अरसा गुजरने के बाद भी उस घटना को मैं जब भी याद करता हूँ तो डरने लगता हूँ। मैंने जो कुछ देखा, मैं यही कुछ कहूँगा कि पहले पहल मैंने जो कुछ ख्वाब में देखा था, वो कोई ख्वाब बिल्कुल नहीं था, बल्कि सारी घटना सच थी। मैंने देखा कि वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वही भूरा खब्बीस भेड़िया। भेड़िए ने मुझे अपनी तरफ देखता देखकर अपना पैर बढ़ाया। फिर उसने उन्हें इस तरह फैलाया जैसे अंगड़ाई ले रहा हो। फिर वो बेआवाज़ चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने चीखना चाहा, मगर डर से मेरी आवाज़ हलक ही में घुटकर रह गई। मैं किसी पत्थर की तरह बेहिसो हरकत होकर तकने लगा। वो खब्बीस जानवर अपने चपटे सर, तेज लाल आंखों और दुबले पतले बदन के साथ आज पहले से भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो इत्मीनान से चलता हुआ मेरी कुर्सी तक आ गया और फिर रुक गया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। उसमें से पीले पीले लंबे और नुकीले गंदे दांत झांकने लगे। फिर वो एकदम से पलट गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी बू भरी हुई महसूस हुई। मैंने इस घटना का जिक्र सुबह को किसी से भी नहीं किया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में कोई भूरे रंग का भेड़िया सिरे से मौजूद नहीं है। जाहिर है कि सभी इसे मेरा वहम मानेंगे। फिर मैं बताता भी तो किसे? बॉब तो जा ही चुका था। छोटे चचा से मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। उस रात मैंने चचा रॉबर्ट को खाने की मेज़ पर देखा तो मुझे उनमें कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। वो कमज़ोर बदन के थे ही। उस रोज़ मुझे बेहद कमज़ोर और बहुत दुबले महसूस हुए। वो कमज़ोरी से झुक से गए थे। उनके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन उभर आया था। उस रात उन्होंने खाना भी बहुत कम खाया। खाने के बाद चचा रॉबर्ट तो टावर की तरफ चले गए। अलबत्ता मैं छोटे चचा के साथ रुककर ड्राइंग रूम में ड्राफ्ट खेलने लगा। बाहर रात भीग रही थी और कमरे में लगा क्लॉक टिक टिक किए जा रहा था। हवा का शोर भी फिजा में रचा बसा था। तभी छोटे चचा अपनी सीट से सीधे हो गए। फिर वो यूं कांपने लगे जैसे उन्हें सर्दी लग रही हो। उनके मुंह से घुटी घुटी कराहें निकल रही थीं। उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुंह थाम लिया। मेरी उम्र के एक बच्चे के सामने कोई बुजुर्ग रोने लगे तो जाहिर है उसे परेशान तो हो ही जाना चाहिए। मैं भी बौखलाकर उनसे चिमट गया और उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने किसी न किसी तरह खुद को संभाल लिया। फिर सिसकते हुए बड़बड़ाने लगे, मेरे बच्चे, मैं हर कीमत पर तुझे बचाऊंगा, हर कीमत पर। अचानक उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या भाई तुम्हें अपने साथ टावर में ले गए थे? क्या वहां उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दिखाई थी? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे वार्न किया कि अब अगर कभी दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उन्हें फौरन बता दूं। उन्होंने परेशानी भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें बर वक्त पता चल जाता
तो वो मुझे हरगिज वहां न जाने देते। वो तो इस बात पर भी दुखी थे कि उन्होंने मुझे इस जगह आने ही क्यों दिया। उन्हें दरअसल उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अपनी बात खत्म करके उन्होंने मुझे प्यार से भींच लिया। वो अभी तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझे चिमटाए चिमटाए अपने कान आवाज़ों पर लगा दिए। मुझे तो वहाँ सिर्फ क्लॉक की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। तभी मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया कि शायद मैं किसी बड़े खतरे में हूँ। दूसरे दिन 1 जनवरी थी, यानी नए साल का पहला दिन। फिर दिन तो अच्छे से गुजर गया। सारा दिन इमारत सन्नाटे में डूबी रही। चचा रॉबर्ट को भी मैंने नहीं देखा। शाम आते आते आसमान काले बादलों से ढक गया। उस दिन शाम को दिन भर के बाद मैंने चचा रॉबर्ट को भी देखा। मैं अभी लाइब्रेरी में घुसा ही था कि मुझे अपने पीछे वो भी आते दिखाई दिए। वो इस वक्त और लाकर नजर आ रहे थे और कमज़ोर नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ और बढ़ गई थीं। कमर कुछ और झुक सी गई थी। उनकी भयानक भवें कुछ और बड़ी लग रही थीं और उन भवों के नीचे उनकी आंखें चिंगारियां सी बिखेर रही थीं। मैंने रुक कर उन्हें देखा तो वो मुझे देखने लगे। अचानक उनका बदन मुड़ा और वो फर्श पर आगे की तरफ यूं झुके कि उनके हाथ फर्श को छूने लगे। फिर वो फर्श पर यूं हो गए जैसे कोई चौपाया या जानवर हो। मैंने घबराकर कहा, चचा चचा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? जवाब में उन्होंने इस तरह खड़े खड़े नफरत से मुझे देखा, फिर एक हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे लिए ये घटना हैरान कर देने वाली थी। मैंने पढ़ने का इरादा छोड़ दिया और अपने नाइट ड्रेस वाले कमरे की तरफ भाग लिया। अभी मैं कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि मुझे अपने पीछे किसी की पुकार सुनाई दी। कौन है? कौन है उधर? मैं कमरे में घुस गया। वहां मैंने छोटे चचा को मौजूद पाया। वो खिड़की के नज़दीक खड़े थे और अंधेरे में घूर रहे थे। मुझे देखकर वो लपके और उन्होंने मुझे चिमटा लिया। फिर उन्होंने कहा, गौर से सुनो। सुनो, कुछ सुन रहे हो तुम? उनकी आवाज़ धीमी थी। वो दरवाज़ा जिससे मैं आया था अधखुला था। मैंने सुनने की कोशिश की मगर उस कोशिश में कामयाब न हो सका। सुनो, अचानक छोटे चचा ने जल्दी से कहा और एक तरफ इशारा किया। ड्राइंग रूम के पीछे एक चबूतरा सा था। उस पर ज़रूर किसी के चलने की हल्की हल्की चापें उभर रही थीं। ऐसी चापें जैसे किसी जानवर की होती हैं। हम लोग एक भयानक इंतज़ार में डूबते चले गए। कुछ वक्त इसी तरह गुजरा। फिर वो आवाज़ें हमें ठीक अपने दरवाजे के सामने उभरती सुनाई दी। फिर हमने उसे देख भी लिया। दरवाजे से एक लंबा चपटा सा सर झांक रहा था। उसके सर में 2 शोला जैसी आंखें तमक रही थीं। हमारे सामने वही भूरा भेड़िया खड़ा था जिसे मैं पहले देख चुका था। इसके साथ ही कमरे में एक बू भी फैल रही थी। भागो, भाग जाओ, छोटे चचा ने भेड़िए को धुतकारते हुए जोर से कहा। चचा, ये कुछ नहीं करेगा, मैंने चचा को परेशान देखकर कहा। मुझे अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया था। ख्याल था कि वो इस बार भी यूं ही चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसके तेवर अलग थे। वो हमसे कुछ कदम दूर ठिठक गया। उसकी नज़रें मेरे ऊपर जमी थीं और फिर धीरे धीरे उसके जबड़े खुलने लगे। फिर पीले पीले नुकीले दांतों के बीच से वो ज़बान लटकाकर किसी भूखे शेर की तरह हाँफने लगा। खौफ से मेरे मुंह से चीख निकल गई। बेतहाशा मैं छोटे चचा से लिपट गया। तभी मैंने देखा, न जाने कहाँ से छोटे चचा के पास एक रिवॉल्वर आ गई है। वो उनके हाथ में दबी हुई थी। ये एक पुराना सा पिस्तौल था। दफा हो जाओ। छोटे चचा ने दोबारा करच कर भेड़िए को भगाने की कोशिश की मगर बेकार। वो शैतानी जानवर धीरे धीरे आगे ही बढ़ता रहा और तब छोटे चचा के हाथ में दबा हुआ पिस्तौल गरज उठा। उसमें से शोला सा निकला और भेड़िया उछलकर एक तरफ गिर गया। गोली उसके हलक में घुस गई थी जहां से खून उबलने लगा था। तभी ही वो खब्बीस जानवर उछलकर दोबारा उठ बैठा और गुर्राहट के साथ दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने मुड़कर हमें शोला भरी नजरों से घूरा।
फिर आगे बढ़कर अंधेरे में गुम हो गया, लंगड़ाता हुआ। मैं छोटे चचा के साथ पूरी तरह लिपटा हुआ था। मुझे प्यार से दबाए हुए भेड़िए को जाते देखते रहे, और जब वो गायब हो गया तो वो मुझे साथ लेकर उसके पीछे लपके। उनके मुंह से सिसकियां उभर रही थीं और वो शायद रो भी रहे थे। गैलरी से गुजरकर खून के कतरों को देखते हुए हम लोग बढ़ते रहे। फिर हम एक कमरे तक आए। वहीं कमरे के दरवाजे की चौखट के पास कोई जिस्म जैसी चीज अंधेरे में पड़ी हुई थी। मैंने नजदीक पहुंचकर उसे देखा और मेरा मुंह मारे हैरत के खुला का खुला रह गया। वहां फर्श पर किसी जानवर के जिस्म के बजाय खुद चचा रॉबर्ट का जिस्म लाश की शक्ल में पड़ा हुआ था। उनके गले से खून बह रहा था और उसमें गोली का सुराख दिखाई दे रहा था। करीब ही मैंने देखा कि लाश के पास एक हड्डी का खोल भी पड़ा हुआ था, जो किसी इंसानी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा रहा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।